हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू गौतम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्वालिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के पोर्शन भूगोल, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफी भी कहते हैं, इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, वो हम हैंड राइटिंग नोट सहित इसकी स्टडी करेंगे और एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है संसाधन। तो इसकी डेफिनेशन हम रीड करते हैं। संसाधन आखिरकार क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सामाजिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव जिनमें जीवन होता है, अजैव जिनमें जीवन नहीं होता है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, इनमें जीवन प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य जीवन है, वनस्पति प्राणीजात जीवन है। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। चट्टानें हैं, धातुएं जिनमें जीवन नहीं होता है। नंबर 2, समाप्यता के आधार पर, उनकी समाप्ति के आधार पर संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नवीकरण योग्य संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अनवीकरण योग्य संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इनकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा, इन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता तथा इन संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। हमारा अगला हेडिंग है तीसरा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहले, व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जो निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। यानी जो किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे खेत है, मकान है, बाग है, चारागाह, जो एक व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। नंबर 2, सामुदायिक संसाधन। यानी पे प्रॉपर्टी जो पूरे समाज की होती है, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे समझ लो, वे संसाधन जिनका स्वामी समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। मैदान है, शमशान है, तालाब है, गांव की चरभूमि, ये पूरे समाज के संसाधन होते हैं। नंबर 3 है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज है, वन एवं वन्यजीव। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन संसाधनों में संचालन स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास होता है। और चौथा है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधनों का 4 प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, संभावित संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु उनका विकास उचित रूप से नहीं हुआ होता है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा का उत्पादन। गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है परंतु उसका विकास उचित रूप से नहीं हुआ, इसलिए उन्हें संभावित संसाधन कहलाते हैं, यानी इनकी संभावना है। और नंबर दूसरा है विकसित संसाधन, यानी जिनका विकास पूर्ण रूप से हो चुका है। डेफिनेशन देख लेते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनको उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम। दूसरा है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध ये पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी की अभाव में हमारी पहुंच से बाहर भंडार कहलाते हैं। जैसे जल है, जल 2 गैसों से मिलकर बना होता है, यह आप सबको पता है कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परंतु हमारे पास कोई ऐसी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी नहीं जिससे जल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सके, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाए जा सके, इसलिए इसे भंडार कहते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होती तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, समुद्र के जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बना लेते। और चौथा है संचित कोष। ये भंडार का विभाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है, यानी आगे आने वाले भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। नदियों के जल से विद्युत पैदा करना, इसका उदाहरण के तौर पर हो सकता है। और हमारा अगला हेडिंग संसाधनों का विकास। संसाधन प्रकृति की देन है, ये सबको पता है, परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, इससे कई सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। नंबर 1, कुछ व्यक्तियों की लालचवश संसाधनों का हास हुआ है। संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण की समस्या पैदा हो गई है।
संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज 200 संसाधन संपन्न में संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। और हमारा अगला हेडिंग है सतत पोषरी विकास, यानी वह विकास जो विकास हो जिससे पर्यावरण को हानि नहीं हो, वो सतत पोषरी विकास कहलाती है। जैसे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचे विकास हो तो ये सतत पोषरी विकास कहलाता है। हमारा अगला हेडिंग है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, जो 1992 में हुआ था। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। इसका कुछ उद्देश्य हुआ होगा, इसलिए इकट्ठे हुए होंगे। तो इसका उद्देश्य था विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए किया गया, जिसमें एजेंडा 21 यानी 21 समस्याओं का समाधान किया गया। हमारा अगला हेडिंग संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का सीधा मतलब है यानी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का प्रयोग किया जाए तो संसाधन नियोजन कहलाता है। डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। इसकी कोई आवश्यकता होगी इसलिए किया जाता है। देख लेते हैं आवश्यक सभी देश या राज्य में सभी प्रकार की वस्तु उपलब्ध नहीं होती, इसलिए सभी देश या संसाधन नियोजन करते हैं। और हमारा अगला हेडिंग है भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन के लिए निम्न सोपान है। पहला सोपान क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। दूसरा संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कौशल और संस्था के नियोजन ढांचे तैयार करना। तीसरा संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना यानी संबंध स्थापित करना। हमारा अगला हेडिंग है भू संसाधन। भू संसाधन देख लेते हैं। भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, जिसका 43% भाग मैदान है जिसमें कृषि की जाती है और 30% भाग पर्वत है ये पर्यटन के लिए उपलब्ध है और 27% पठार है जिसमें जीवाश्म ईंधन और खनिज की प्राप्ति होती है हमें, जो हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी मदद करते हैं। और हमारा अगला हेडिंग है भू उपयोग। भूमि का किस रूप में उपयोग किया जाता है। पहला वन के रूप में भूमि का उपयोग होता है, दूसरा कृषि के रूप में होता है देख लेंगे, तीसरा प्रतिभूमि के रूप में होता है और चौथा प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि आयोग भूमि के रूप में होता है। चौथा शुद्ध निबल लगाए बोए गए क्षेत्र में भूमि का उपयोग होता है। इन्हें आप अपनी नोटबुक पर लिख लेना और इसे लर्न करना, ये एग्जाम में आपकी काफ़ी सहायता कर सकते हैं। ये वीडियो का लेक्चर फर्स्ट साइज चैप्टर का लेक्चर 2 आपको जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।